नमस्कार, मैं हूं ए के अरुण और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर और ज़्यादा परेशान करने वाले रोग की चर्चा करूंगा। वैसे तो कई सारी रिपोर्ट्स इस रोग को लेकर हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और अपने देश में भी, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 6-7 महीनों में, खास करके ये जो कोरोना वायरस संक्रमण का दौर चल रहा है, यदि मैं इसको कोरोना काल कहूँ तो आप उसको इस रूप में समझें कि इस दौरान, मतलब मार्च के बाद से अप्रैल से लेकर अभी तक के दौर को अगर मैं कोरोना काल के रूप में कहूँ तो इस दौरान जो दूसरे रोगों की उपेक्षा हुई है उनमें कैंसर रोग और कैंसर रोग से ग्रस्त लोगों की उपेक्षा बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही चिंताजनक है। आंकड़े तो मुश्किल हैं क्योंकि आंकड़े जमा नहीं किए जा रहे हैं किसी भी विभाग की तरफ से। भारत सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, अगर उसके भी आंकड़े देखें तो वो आंकड़े आ नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले कई वर्षों से वो आंकड़े जारी होने बंद हो गए हैं। क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिछले साल का आंकड़ा अगर हम देखें तो पिछले साल इन दिनों में, यानी कि अप्रैल से लेकर अभी अक्टूबर तक जो कैंसर के रोगियों की स्थिति थी, कैंसर के रोगियों की स्थिति का मतलब कि अलग अलग कैंसर के रोगियों की जो स्थिति थी, जैसे फेफड़े का कैंसर है हमारे देश में, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, सर्विकल कैंसर बहुत ज़्यादा है जिसको कि गर्भाशय कैंसर कहते हैं, हमारे देश में मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में ब्रेन कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी कैंसर्स को अगर हम अलग अलग चर्चा करें या उन सब को मिलाकर देखें तो इस दौरान कैंसर के रोगियों की जो स्थिति थी पिछले साल जब लॉकडाउन नहीं था, उसकी तुलना में आप इस बार के रोगियों की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, वहां से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। कैंसर के रोगियों की स्थिति को समझने के लिए आप एक बिल्कुल सच्चा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक ऐसे मरीज की ये कहानी है जिनकी उम्र 68 साल है। वो एक महिला हैं और 6-7 वर्ष पहले उनके ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद उनको कीमोथेरेपी दी गई थी, लेकिन वो कीमोथेरेपी इतनी पीड़ादायक थी कि वो कीमोथेरेपी पूरी नहीं कर पाई और उन्होंने बीच में ही कीमोथेरेपी को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने तय किया कि नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं बिना उपचार के रहूँगी। उन्होंने आधे अधूरे उपचार के बाद से अपने आप को किसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में शिफ्ट कर लिया। संभवतः कुछ समय तक आयुर्वेद की दवा लेती रहीं, फिर बाद में वो होम्योपैथी के किसी चिकित्सक के पास गईं, वहाँ लंबे समय तक उनकी दवा चलती रही। बाद में वो केस मेरे पास आया। एक चिकित्सक के नाते जब मैंने देखा तो केस बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था। उसमें कैंसर का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन वो लोकलाइज्ड था, वो मतलब बहुत बुरी तरह से फैला नहीं था। आमतौर पर कैंसर के रोगियों में जब कीमो या रेडियो दिया जाता है तो बीमारी फैल जाती है, शरीर के दूसरे अंगों में चली जाती है, वो अपना लोकेशन चेंज करती है। लेकिन डिजीज़ लोकलाइज्ड था, लेकिन उनकी तकलीफ़ बढ़ गई थी, दर्द बहुत असह्य था। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप फिर से किसी एलोपैथिक ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनकी सलाह के बाद फिर हम लोग सोचेंगे कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। उनका कहना था कि नहीं, मैं अब तो वापस एलोपैथी में नहीं जाऊंगी, लेकिन उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा विकट थी कि मैंने उनके घर के लोगों को कन्विंस किया कि नहीं, आपको जाकर दिखाना चाहिए। अलग अलग ऑन्कोलॉजिस्ट की अलग अलग राय थी और उसके बाद फिर वो फाइनली चिकित्सकों ने उनको कहा कि नहीं, आपको रेडियोथेरेपी पे जाना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ये कि पिछले अप्रैल महीने से लगातार वो अपने बीमारी के इलाज के लिए, यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट के सलाह के बाद अगर उनको कीमो या रेडियोथेरेपी देने की ज़रूरत थी तो वो अस्पताल में जाकर इस बात का पता लगा रही थी कि उनको रेडियोथेरेपी कहाँ मिलेगी, कौन से अस्पताल में दी जाएगी। मैं आपसे बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने करीब 3-4 महीने धक्के खाए और उनको प्रॉपर अस्पताल नहीं मिला जहाँ पर कि वो एक मुकम्मल रेडियोथेरेपी करा सकें। ये स्थिति लगभग बहुत सारे कैंसर रोगियों की। एक दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ, इससे आप चीज़ें समझ पाएंगे। मैं एक संस्थान है, गांधी जी के नाम का वो संस्थान है, गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति, मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ। मैं वहाँ जब जाता हूँ तो वहाँ हमारे एक सहयोगी हैं जो
बहुत ही बुनियादी स्तर पर वो पानी पिलाने और फाइलें इधर उधर ले जाने का काम करते हैं, यानी कि उनकी बहुत कम आय है। उनको मालूम है कि मैं एक चिकित्सक हूँ और मेरी प्रसिद्धि है, तो इस नाते वो बड़ी उम्मीद से मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि सर मेरे पिताजी का एक मामला है, उनके पैर में घाव हो गए हैं और पिछले 3-4 महीनों से मैं उनको लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, कोई डॉक्टर उनको देखने को तैयार नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए आप इनको घर में ले जाएं। मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे दिखा दें। जब मैंने देखा तो मैं दंग रह गया, उनके पैर में एक तरह से गैंग्रीन फैल चुका था और मैंने उनको कहा कि तो फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत है, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, आप चिकित्सक से मिलें। उन्होंने कहा कि सर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं 3 महीने से दौड़ रहा हूँ और किसी भी बड़े अस्पताल में, उन्होंने आसपास के 2 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम बताया, लेकिन उनको उपचार नहीं मिला। खैर, मैंने मजबूरी में कुछ दवाइयाँ लिखी और मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरी तरफ से ये दवाई मंगवा कर दें, कोशिश करते हैं, अगर कुछ सुधार हो तो फिर इसको आगे फॉलोअप करेंगे। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने उनको दवाई दी और दूसरे दिन, यानी कि उस दवाई देने के बाद उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्थिति है ये लगभग पूरे हिंदुस्तान में कैंसर के उन रोगियों की है या कैंसर जैसे दूसरे गंभीर रोगियों की है जो कोविड के नाम पर प्रॉपर इलाज न मिलने की वजह से परेशान रहे। कई लोगों की जान चली गई, कई मामले रिपोर्ट किए गए, कई मामले रिपोर्ट भी नहीं हुए। तो ये दोस्तों एक स्थिति है, उस स्थिति से आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में आम मरीजों की क्या स्थिति होगी। कैंसर का मैं स्पेशल या विशेष रूप से जो जिक्र कर रहा हूँ उसकी वजह यह है कि कैंसर अपने आप में एक बहुत ही कष्टदायी रोग है। कैंसर अपने आप में एक बहुत ही पीड़ादायी रोग है, बहुत ही जटिल किस्म का रोग है। इसका उपचार इतना आसान नहीं है, इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस कोरोना काल में जितने भी विशेषज्ञ अस्पताल हैं, निजी अस्पतालों को छोड़ दें तो जितने भी सरकार के विशेषज्ञ अस्पताल हैं वहाँ पर सेवाएं सीमित कर दी गई हैं, यानी कि कैंसर के विभाग बंद पड़े हैं। मैं दिल्ली के 2-3 सुपर स्पेशलिटीज़ कैंसर हॉस्पिटल्स की बात कर सकता हूँ, जहाँ पर मरीजों को हमने भेजा, उनको आपात चिकित्सा की ज़रूरत थी, लेकिन डिपार्टमेंट बंद पड़े थे और उनको कहा गया कि नहीं, अभी कोरोना के इस दौर में एक तो मरीज की उम्र ज़्यादा है, आप उनको लाने का रिस्क ना लें, और ऐसे करके मरीज को वापस घर पे भेज दिया गया। तो दोस्तों ये जो हालात है, इन हालातों में कोरोना के नाम पर जो बाकी दूसरे मरीज हैं उनकी दशा का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनके कष्टों को आप समझ सकते हैं। मैं ये बातें कह के आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी खास महामारी या बीमारी की स्थिति में निश्चित रूप से लॉकडाउन एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है और उसकी ज़रूरत भी होती है। लेकिन कोरोना काल के इस लॉकडाउन ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उन सवालों में एक सवाल ये है कि जो गंभीर रोगी हैं कोरोना से इतर, जिसमें कि मैं आज विशेष रूप से कैंसर के रोगियों की बात कर रहा हूँ, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आपको मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। ये आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि प्रत्येक 10 भारतीय में से 1 भारतीय अपने जीवन में कैंसर का सामना करता है। आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना भयावह है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही जो अनुमान है, उस अनुमान के अनुसार अगले 20 वर्षों में, यानी कि अभी से 2030, 35, 40 तक की बात आप कर लें, तो अगले 20 वर्षों में हर 15वां व्यक्ति कैंसर से उसकी मृत्यु होगी। ये आंकड़ा है। और इस आंकड़े से आप अंदाज़ा लगाएं कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ के आसपास है और 140 करोड़ लोगों में कितने करोड़ लोग कैंसर की वजह से परेशान होंगे, कैंसर की वजह से मौत के शिकार होंगे। आज जो कैंसर का जो आंकड़ा है उसको आप देख लें। भारत में लगभग 6 मुख्य प्रकार के कैंसर हैं। उसमें स्तन कैंसर के मामले लगभग 1.62 मिलियन ब्रेस्ट कैंसर के मामले हैं। मुंह का जो कैंसर है 1.2 मिलियन है। गर्भाशय कैंसर 0.97 मिलियन है। फेफड़े का कैंसर 0.68 मिलियन है। पेट के कैंसर 0.57 मिलियन है और आंत और गुदा के जो कैंसर हैं वो लगभग 0.58 मिलियन है। यानी कि इतने मामले हर साल भारत में अलग अलग कैंसर के आते हैं और इनमें से लगभग
50% मामले ऐसे होते हैं जो बड़े भयावह होते हैं, यानी कि उसमें कैंसर बहुत एडवांस रूप में फैला होता है। अनुमान ये है कि अगले कुछ वर्षों में, ये तो मैंने आपको एक सामान्य वजहों से होने वाले कैंसर का जिक्र किया, लेकिन अभी जो प्रदूषण की स्थिति है, आप सब हिंदुस्तान के पूरे इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एनसीआर के इलाके में, दिल्ली के आसपास के इलाके में तो बहुत ही बुरी है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये प्रदूषण ऐसे ही होता रहा, मेंटेन रहा, तो अगले कुछ वर्षों में ये कैंसर की जो रोगियों की संख्या है उनमें 50 से 60% की वृद्धि हो जाएगी। और जो निम्न मध्य वर्गीय लोग हैं उनमें ये बीमारियां ज़्यादा देखी जाएंगी। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ कि कैंसर एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें उपचार के नाम पर बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। भले ही आप सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हों या निजी अस्पताल में। निजी अस्पताल की तो बात ही मत कीजिए, निजी अस्पताल में तो कितने रुपए खर्च होंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हालांकि ये सारे अस्पताल चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम पर खुले हैं। उनमें कोशिश ये है कि वो सरकार को वो वायदा भी करते हैं कि ऐसे मरीज जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं, उनका वो बहुत ही कम कीमत पर उसका इलाज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी कीमत मरीजों को चुकानी पड़ती है। दोस्तों, इस दौरान जो रोगी हैं कैंसर के, उनकी जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक है और उस खतरनाक स्थिति में हम लोगों को जीना पड़ता है और हम इतने बेबस हो जाते हैं, खास करके मैं कैंसर रोगियों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, हम इतने बेबस हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ और चारा नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनको बचाया जा सकता था, वो रोगी अचानक प्रॉपर उपचार नहीं मिलने की वजह से मौत के शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर जो कैंसर के रोगी हैं उनमें जो उपचार है वो मुख्य रूप से या तो कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है, और लगभग 60 से 70% कैंसर के रोगियों को यही उपचार दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कोरोना काल में जब ये सारी चीज़ें बाधित हैं, ये सारी सेवाएं रोक दी गई हैं या ये सारी सेवाएं बहुत सीमित कर दी गई हैं, तो ऐसे में जो ये लाखों करोड़ों कैंसर के जो रोगी हमारे देश में हैं उनकी क्या स्थिति होगी। दूसरे देशों में तो कुछ व्यवस्था की है सरकार, वहाँ पर संवेदनशीलता सरकार में थोड़ी हमारे यहाँ की सरकारों की तुलना में ज़्यादा है। वहाँ पर रिपोर्टिंग भी मीडिया प्रॉपर करता है, लेकिन हमारे यहाँ तो न रिपोर्टिंग हो रही है न सरकार की तरफ से देखभाल हो रही है। दोस्तों, एक आंकड़ा है जो बहुत ही चौंकाने वाला है और वो आंकड़ा एक बहुत ही प्रामाणिक संस्था के द्वारा आया है। वो आंकड़ा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU का आंकड़ा है। EIU एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर शोध करती है। उस आंकड़े के अनुसार ये कहा जा रहा है कि दुनिया के स्तर पर कोरोना काल में, यानी कि इस 6 महीने के दौरान कैंसर के रोगियों की स्थिति बहुत खराब हुई है। वो अध्ययन ये कह रहा है कि कोरोना वायरस की सक्रियता और कोरोना वायरस के बहुप्रचारित हो जाने के बाद कैंसर रोगियों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि जिनको अगले 5-10 वर्षों तक बचाया जा सकता था, यानी कि जिनकी जीवन की संभावनाएं अगले 5-10 वर्षों की थी, वो उतने साल और जिंदा रह सकते थे, उनमें अचानक से कमी आ गई है और वो समय से 2, 3, 4, 5 साल पहले उनकी मौत हो रही है। कई ऐसे देशों का उसमें जिक्र किया गया है, लेकिन जो EIU का अध्ययन है उसमें कुछ देशों को तो बहुत बेहतर माना गया है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया जैसे देशों के कैंसर रोगियों के लिए तो वो रिपोर्ट थोड़ा अच्छा संदेश दे रही है कि वहाँ पर इलाज की बेहतर सुविधा है। एक 100 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ये रिसर्च हुआ है। उसमें इन सारे देशों में तो मैक्सिमम स्कोर्स हैं, लेकिन जो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है या दक्षिण एशिया के जो देश हैं वहाँ का स्कोर बहुत कम है। यानी कि यहाँ पर कैंसर के उपचार के नाम पर जो सुविधा है वो बहुत कम है और वो इतना नहीं है कि जिससे हम एक कैंसर के रोगी को बहुत अच्छा लाभ दे सकें। दोस्तों, कैंसर के मामले भारत में इतने डरावने हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ एक तो कैंसर के रोग की जो पहचान है या उसका जो निर्धारण है, उसकी जो डायग्नोसिस है, उसका जो निदान है, वो समय पर नहीं हो पाता। ये जब हम कैंसर के रोगी
के बीमारी को पहचान पाते हैं, यानी कि जब वो केस हम चिकित्सकों तक आता है तब तक वो स्टेज 3rd, 2nd, 4th स्टेज में, यानी कि लगभग ऐसे स्टेज में पहुंच चुका होता है जहां से उपचार के द्वारा उस रोग को ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक तो हमारे यहाँ जो डिटेक्शन, जो कैंसर डिटेक्शन के जो तरीके हैं या कैंसर डिटेक्शन के जो इकाइयाँ हैं वो उतनी सक्रिय नहीं है, न सरकारों की इस पर नज़र है, न सरकारों की प्राथमिकता में ये है। मैं पिछले कई प्रोग्राम में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ जन स्वास्थ्य कभी भी राजनीतिक लोगों का एजेंडा बना ही नहीं। हमारे यहाँ जो नेता हैं, हमारे यहाँ जो सरकारें चल रही हैं, उन सरकारों की प्राथमिकता सूची में स्वास्थ्य कभी आया ही नहीं। सिर्फ जिन बातों पर शोर ज़्यादा मचता है, जिन बातों से सरकार की लोकप्रियता बढ़ती है, जैसे स्वास्थ्य के नाम पर बीमा और इस तरह की चीज़ों में सरकार को बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिलता है, तो सरकार की रुचि सिर्फ वहीं तक है। यानी कि वो एक कहने को नोशनल है कि हाँ हमने आपका बीमा करा दिया है, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे देखते हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ एक आम भारतीय को नहीं मिल पाता। ये बहुत चिंता की बात है कि खास करके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं हमारे यहाँ, अगर हम उसको इस तरह से देखें तो पिछले कुछ वर्षों में, चूँकि उसी में कैंसर भी आता है, पिछले कुछ वर्षों में उन रोगों में काफ़ी वृद्धि हुई है। और हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं, खास करके मैं आपको एक भारत सरकार का जो 2019 का नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है, मैं अगर उसका जिक्र करूं तो उसके अनुसार 2018 में कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले गुजरात से आए थे। उस समय जो संख्या थी वो तकरीबन 72,170 थी। इसके बाद कर्नाटक में 20,084 तथा महाराष्ट्र में 14,103 मरीज दर्ज किए गए थे। इन प्रदेशों के अलावा तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल में भी कैंसर के रोगी बढ़े। पिछले साल जो WHO की रिपोर्ट आई थी उसमें भी भारत में कैंसर के रोगियों के बढ़ने का जिक्र है। ये कहा जा रहा है कि दुनिया में 96 लाख लोगों की 2018 में कैंसर से मौत हो गई थी। और अगर कोरोना काल में कैंसर के रोगियों की आप दशा देखें तो ये माना जा रहा है कि ये संख्या, मौत की जो संख्या है, ये दोगुनी या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, अभी आज ही 2 दिन पहले का एक आंकड़ा है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली सरकार का एक बहुत ही प्रीमियर कैंसर इंस्टीट्यूट है। वहाँ के निदेशक कह रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते में कैंसर के रोगियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। रोगियों की संख्या में वृद्धि का मतलब है कि उन रोगियों का पहुंचना, अस्पताल में पहुंचना बढ़ गया है। और उनका मानना है कि इनमें से तकरीबन 34.35% मरीज फेफड़े की दिक्कत की वजह से वहाँ स्क्रीनिंग के लिए आए थे। तो एक नया जो डायमेंशन है कैंसर रोग में वो है प्रदूषण। प्रदूषण की वजह से जो कैंसर बढ़ रहे हैं, जाहिर है वो कैंसर फेफड़े के कैंसर होंगे और बाद में वो त्वचा के कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, बाद में वो ल्यूकेमिया यानी कि रक्त कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे कैंसर के मामले बढ़ गए हैं और ये एक तरह से वार्निंग है। लेकिन जनता के स्तर पर हम जनता को समझा नहीं पा रहे, जनता भी समझना नहीं चाह रही। आप देख रहे हैं कि तमाम आर्टिफिशियल फूड्स, आर्टिफिशियल फूड कलर्स, खाद्य पदार्थों से लेकर जीवन शैली में तमाम इतने बाज़ार का उसकी इतनी घुसपैठ हो गई है कि हम प्रकृति से बहुत दूर चले गए हैं। और उसकी वजह से हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ गई है, जो कैंसर के सबसे बड़े कारक होते हैं, जो कैंसर को पैदा करते हैं। तो हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा होनी चाहिए उसकी जगह फ्री रेडिकल्स बढ़ गए हैं और वो फ्री रेडिकल्स कैंसर और कैंसर जैसे दूसरे घातक रोगों को जन्म देते हैं। इन बातों से हम लापरवाह हैं, इन बातों से बेपरवाह होकर हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हमें लगता है कि हमारे घर में 2 पैसे आ गए तो उन पैसों से हम जाकर बाज़ार की चीज़ें खरीद लें और बाज़ार की चीज़ें खरीद कर खा लें। दोस्तों, ये एक सूचना भी है और ये आपको चेतावनी भी है, क्योंकि हम प्रकृति के जितने नज़दीक रहेंगे उतनी ही हम इस कैंसर जैसे रोग से बच सकेंगे। और ये तो विशेष रूप से कोरोना का दौर चल रहा है। इस कोरोना काल में अगर हम कैंसर के रोगी हैं तो एक तो उपचार की दिक्कत है, दूसरे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम कैंसर के रोगी हो सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जो लॉन्ग कोविड है, जिसको कि कहा जा रहा है कि कोरोना से उबर जाने के बाद भी कोरोना के लक्षण शरीर में रह जाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेफड़े को परेशान कर रहे हैं, यानी कि हमारे फेफड़े में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के हो सकता है, ये कोई मैं वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि हो सकता है कि वो कैंसर फेफड़े के कैंसर में भी कन्वर्ट हो। तो इन सारी तथ्यों को
समझकर आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। सरकार पर दबाव डालें कि सरकार एक मुकम्मल खास करके इस तरह के रोगों के स्क्रीनिंग का इंतजाम करे, उसके लिए एक मुहिम चलाए। जिस तरह से कोरोना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वैसे ही दूसरे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनकी स्क्रीनिंग पर सरकार ध्यान दे। नागरिक को स्वस्थ रखना सरकार की जिम्मेवारी है और हम नागरिकों का ये फ़र्ज है कि हम अपने सरकार को बाध्य करें कि वो हमारे सेहत के लिए, हमारे सेहत की बेहतरी के लिए इस तरह के कदम उठाएं ताकि हम रोग होने से पहले ही अपने शरीर को उससे बचा सकें। दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे ज़रूरी मसले हैं जिस पर हम लोग जन स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में बात करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, अभी बीमारी ख़त्म नहीं हुई है और आपके एहतियात से आप अपने शरीर को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।